सच्चाई का सामना। मंजू, कहाँ हो तुम? देर हो रही है मुझे। दर्श ने पुकारा तो मंजू के लिए रुंधे गले से जवाब देना कठिन हो गया। तभी दर्श उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। उसे इस हालत में देखकर वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? कुछ देर अपनी बात का जवाब न पाकर दर्श ने उसे कंधों से पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया। ऐसा करो, तुम आराम करो, दवाई मंगा देता हूँ, समय पर ले लेना। जरूरी मीटिंग है इसलिए निकलना तो मुझे तुरंत पड़ेगा, लेकिन मीटिंग के बाद मैं फ़ोन करूँगा। अगर तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो डॉक्टर के पास चलेंगे। कहते हुए दर्श घर से बाहर निकल गया और मंजू वहीं बैठी रह गई। अब कैसे निपटेगी इस नई मुसीबत से? क्या करे, कैसे करे? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी और वो सूखे पत्ते की तरह कांप उठी। पर फ़ोन उठाए बिना भी काम नहीं चल सकता था। फ़ोन उठाते ही रोहित की आवाज़ से वो नफरत से धधक उठी। उसकी नफरत की चिंगारी को हवा देते हुए रोहित की बदतमीज आवाज़ आई। अब तक वीडियो तो देख ही लिया होगा, तो कब आऊँ दोबारा? सच में कुछ अलग सी बात है तुम में, दिल ही नहीं भरता। नफरत, अंतर्द्वंद और पछतावे की आग में जलती हुई मंजू बहुत देर तक आंसुओं से अपना चेहरा भिगोती रही। फिर कुछ तय करके दवाई की दुकान की ओर मुड़ गई, लेकिन चेहरा उसके दिल की हालत बयां कर रहा था। दवाई की दुकान पर बैठा दुकानदार समझदार लगता था, इसलिए उसने उसे नींद की गोलियों की शीशी नहीं दी। कहा, पहले प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ। थकी हारी टूटी मंजू को कुछ सूझ नहीं रहा था। कहाँ तो जिंदगी की खुशियाँ ढूंढने निकली थी और कहाँ मौत भी नसीब नहीं हो रही। क्या करे? क्या प्यार चाहना, प्यार ढूंढना और प्यार पाना इस दुनिया में इतना बड़ा गुनाह है? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी फोन की घंटी ने उसे फिर कंपा दिया। उसने धड़कते दिल से देखा तो फोन उसकी बचपन की सहेली नीता का था। कितने महीनों से बात नहीं थी नीता से। अचानक नीता का फोन देखकर मंजू के तपते दिल को कुछ राहत से मिली। नीता की बातें और प्रस्ताव सुनकर तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने तुरंत बैग पैक किया, 2 जोड़ी कपड़े और केवल यात्रा तय करने के लिए पैसे लिए। दर्श के नाम एक पत्र लिखा और शहर की ओर निकल पड़ी। दोनों सहेलियां गले मिलकर बहुत देर तक रोती रहीं। नीता की कहानी तो मंजू को पता चलती ही रहती थी। धोखेबाज पति और ससुराल वालों की दरिंदगी के खिलाफ लड़कर जीतने और पति से अलग होकर आत्मनिर्भर बनने वाली नीता आज दूसरों के लिए एक मिसाल थी। वह दोनों बचपन की सहेलियां थीं। जब दोनों के पिता एक छोटे से शहर में रहा करते थे, माहौल बहुत ही पुरातनपंथी था। पर दोनों सहेलियां हंसती खेलती घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाती भी खुश रहा करती थीं। रोने के बाद मंजू ने अपनी कहानी अपनी सहेली को सुनानी शुरू की। हर टीनेजर की तरह उनकी आंखों में भी सपने थे कि कोई उन्हें दीवानों की तरह चाहे। फिल्मों ने छोटे शहर में पांव जमाने शुरू किए थे और टीवी की दुनिया भी काफ़ी कलरफुल हो गई थी। जैसा फिल्मों में प्यार दिखता है वैसा प्यार पाने के सपने सबके दिलों में जवान थे। नीता गजब की खूबसूरत थी। 20वें साल में कदम रखते ही उसे किसी की शादी में लड़के वालों ने पसंद कर लिया। मंजू और नीता की दोस्ती ऐसी थी कि नीता के जाने के बाद मंजू अपने को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी। जब उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया गया तो उसे लगा कि उसे अपने होने वाले पति में ही अपने ख्वाबों का राजकुमार मिल जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पता चला वह मांगलिक है, इसलिए उसके लिए रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो रहे थे। मंजू पढ़ाई करती गई। इत्तेफाक से उसकी अच्छी नौकरी भी मिल गई। नौकरी बड़े शहर में मिली। वहाँ उसके सामने एक बहुत बड़ी दुनिया खुली, लेकिन कोई भी ऐसा न मिला जो उसके सामने प्यार भरा हाथ बढ़ाता। आखिर उसके माता पिता ने भी उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। मंजू 30 की हो चली थी और यह उम्र उसके छोटे से शहर के हिसाब से बहुत बड़ी थी। लड़के मिलने मुश्किल होते जा रहे थे और इसलिए उसके माता पिता ने इस बार जो लड़का ढूंढा वह दुआजू था। मतलब उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। बेटा बस 6 महीने की शादी हुई थी उसकी। पत्नी एक दुर्घटना में मर गई। कोई बच्चे नहीं है। बहुत सीधा और अच्छा लड़का है, घर भी बहुत अच्छा है। माँ ने मनुहार करते हुए कहा। मंजू के भीतर कुछ कसक सा गया, कुछ चटक गया, कुछ टूट सा गया। तो अब वह किसी का पहला प्यार बनने के लायक नहीं रही।
तब उसने खुद ही अपने आप को समझाया कि आजकल बड़े शहरों में लोगों को कितने प्यार होते हैं। लोग तो लिव इन तक में रह लेते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। क्या पहली शादी पहले प्यार की गारंटी है? और फिर माँ बाप भी क्या करें जब मुझे भी कोई लड़का मिल नहीं रहा। जो उन्होंने ढूंढा अच्छा ही होगा, कुछ तो सरसता आएगी ज़िंदगी में। पर शादी के बाद भी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा नीरस हो गई। दर्श जैसा सपाट, नीरस, बोरिंग आदमी उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसे किसी भी चीज़ का शौक नहीं था। हालांकि मंजू जो मांगती दर्श उसे दिला देता। कहीं चलने को कहती तो उसके साथ चल देता, मगर ऐसा लगता जैसे सब कुछ बोझ समझकर कर रहा हो। आखिर एक दिन उकताई मंजू ने उससे पूछ ही लिया, कोई तो शौक होगा आपको, या फिर यह शादी आपने अपनी मर्जी से नहीं की? उसकी बात सुनकर दर्श बड़े सपाट ढंग से बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऑफिस में इतना थक जाता हूँ कि आराम से बैठकर टीवी देखना ही अच्छा लगता है बस। हाँ, न्यूज़ देखने का तो शौक है मुझे, और यह शादी भी मैंने अपनी मर्जी से की है। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं की? मंजू ने अपना सिर पीट लिया। जिंदगी में कोई तो सरसता होनी चाहिए, कोई तो हंसी ठिठोली बातचीत, कहीं तो खुशी से जाना, कभी तो एक दूसरे से पूछना कि भाई तुम्हारी खुशी क्या है, क्या चाहती हो। पर यह सब समझाने की बात नहीं थी। तभी ऑफिस में उसके कुलीग के रूप में आया रोहित। हर समय हंसना हंसाना, खिलवाड़ करना, हर काम को गेम बना देना उसकी फितरत थी। कब मंजू को लगने लगा कि रोहित ही उसका सपनों का राजकुमार है, कब उसे लगने लगा कि यही वह शख्स है जिसे वह अपने सालों से ढूंढ रही थी, और कब उसे अफसोस होने लगा कि क्यों रोहित उसे शादी से पहले नहीं मिला, उसे पता ही नहीं चला। रोहित को उसके दिल की बात पता चल गई, और वह बारिश ने यह बात उसके मुंह से कहलवा दी। उस दिन बेहिसाब बारिश हो रही थी, कैब नहीं मिल रही थी, तो रोहित ने उसे अपनी कार में घर छोड़ने का ऑफर दिया, जो उसने मान लिया। रास्ते में एक सुनसान जगह पर रोहित ने कार रोक दी और उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मंजू की पलकें झुक गई। रोहित ने मौके का फ़ायदा उठाया और उसे बाहों में भर लिया, उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और चुम्बनों की झड़ी लगा दी। मंजू उसके बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाई। उसकी बाहों में उसका पूरा अस्तित्व पिघलता गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर तब मुझे पता चला कि रोहित मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का विलन था। मैं उसे कभी मना न कर सकूं, इसलिए उसने इन लम्हों का वीडियो बनाकर रखा था। यही नहीं, वह मुझसे पैसे भी चाहता था। ब्लैकमेल करना शुरू किया उसने मुझे। सच कहती हूँ नीता, दर्श बहुत अच्छे इंसान है। मैं ब्लैकमेल होकर उन्हें धोखा नहीं दे सकती, इसलिए मैंने खत में सारी सच्चाई लिखी और वहाँ से चली आई हूँ। नीता ने मंजू को सांत्वना दी और कहा कि वो उसके बिजनेस में हाथ बटाकर नई जिंदगी शुरू कर सकती है। मंजू ने खुद को बिजनेस की मेहनत में झोंक दिया। अब उसे एक नई बात पता चली, साथ रहते रहते उसे दर्श से कितना लगाव हो गया था। उसे दर्श की याद आती थी, उसकी चिंता होती थी, और वो ये सारी बातें नीता के साथ शेयर करती थी। एक दिन सुबह दरवाज़ा खोला तो दर्श को सामने खड़ा पाकर चौंक गई। दर्श के चेहरे पर उसे देखकर पहले ढेर सारी खुशी आई, और फिर उसका चेहरा तमतमाने लगा। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? इतनी पढ़ी लिखी और समझदार होकर इतनी बड़ी नादानी? एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें ढूंढकर पागल हो गया हूँ मैं। एक गलती के कारण कोई अपना शहर, अपनी जॉब, और तो और अपने प्यार को छोड़ देता है क्या? ये क्या कह दिया दर्श ने? दर्श उसे अधिकार से डांटे जा रहा था, और मंजू सीधे सच्चे सरल प्यार को पाकर निहाल हुई जा रही थी। काश उसने इस सरल प्यार को पहले समझा होता। मुझे माफ़ कर दो, कहते हुए वो अपने दर्द से लिपट गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में देर तक रोते रहे। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।